हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट 10 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 हीट को। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को मतलब ही चैप्टर 4 तक पूरे चैप्टर्स को कवर कर लिया। चैप्टर 4 तक सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हीट। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अरे भाई, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जो पहले वाला चैप्टर था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आफ्टर दैट जो ये वाला चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इनमें से किसी भी चैप्टर को छोड़ा तो भाई आप लोग पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये कहीं ना कहीं साइंस के मेजर पार्ट्स को कवर अप करते हैं। मतलब ये जो चैप्टर्स है ये कहीं ना कहीं कैसे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? चलिए, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 को। वन शॉट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वन शॉट वीडियो से मैं आपके सारे टॉपिक्स को, सारे कंसेप्ट्स को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर दूंगी। तो अगर साल भर नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन मत लो, बढ़िया से वीडियोस को देख लो, वन शॉट वीडियो को, तो आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं कि आप लंबे लंबे सारे वीडियोस देखें। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसीलिए वन शॉट ही इस मोमेंट पे आपके लिए सबसे बेस्ट है। 10 घंटे दे दो, 10 या 12 घंटे, और अपने पूरे के पूरे साइंस 1 को कंप्लीट बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। समझ गए ना? चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं हीट को कि बेसिकली हीट क्या होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट जो है भाई वो तो एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब जो एनर्जी होती है उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म है हीट। इसी को हम लोग हीट एनर्जी भी बोलते हैं, राइट? तो चलिए, अब जैसे कि हीट का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूज है। जैसे कि आप अगर सपोज देखते हो आपके गैस को, तो रोज आप खाना जो आप बनाते हो वो बेसिकली उसमें आप लोग जब गैस को ऑन करते हो मतलब ही आप वहाँ पे हीट जनरेट कर रहे हो। जब आप गैस को चालू करते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हीट रिलीज होती है, और वही हीट की हेल्प से ही तो आप लोग अपने फूड को कुक करते हो, आप लोग अपने फूड को बेक करते हो। समझ गए ना? उसी से तो हम लोग खाना बनाते हैं। तो बेसिकली हीट हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट के बिना भाई मतलब मैं बता ही नहीं सकती हीट के बिना क्या होता था, राइट? चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम आपको फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम में हम लोग सिर्फ देखो क्या दिख रहे हैं। सबसे पहले आपने आइस को लिया और आइस को आपने हीट किया। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसको हीट करते हो। ठीक है, फिर जब आप वाटर को हीट करते हो तो बेसिकली ये जो वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप आइस को हीट करते हो, है ना, इसका मतलब बर्नर को ऑन कर देते हो तो वहाँ पे हीट निकलती है ना। तो बेसिकली वो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आइस का मतलब ही आपने सॉलिड को लिया। फिर जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो बेसिकली ये तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो बेसिकली ये गैस में कन्वर्ट होता है। तो चीज कहीं ना कहीं यही वाली है कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में हो रहा है। बस आपने उसको दूसरा नाम दिया, आपने आइस ले लिया, वाटर ले लिया और वेपर ले लिया। समझ गए ना? तो बेसिकली यहाँ पे आपको बस मुझे इतना बताना है कि देखो हीट क्या मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर हीट नहीं होती थी तो हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे का सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब देखो क्या होता है हमारे लाइफ में ना गाइस, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं आइस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा ना तो डेफिनेशन हमको नहीं जमती भाई। डेफिनेशन में हम लोग हमारी हवा निकल जाती है बस। तो बस इतना ही याद रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे नाम बोला गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच आइस कन्वर्ट्स इनटू वेपर। मतलब बस आपको इतना ही बताना है,
एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसको मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो आपका आइस है उसका मेल्टिंग हो रहा है। आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है और फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए आप उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब आपको जो यहाँ पे एक बात याद रखना है वो ये है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि याद रखना जब एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे आपका जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब एक स्टेट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैटर का एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। मतलब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट तो होगा बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइस जो है वो वाटर के अंदर वाटर की तरह मेल्ट तो हो जाएगा, वाटर में मेल्ट तो हो जाएगा बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो याद रखना एक वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे आइस जो है वो मेल्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हो। अब देखो होता क्या है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज आप लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्व की वो ये है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप आइस की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आइस तो सॉलिड फॉर्म में है, और जब आप वाटर की बात करते हो तो कहीं ना कहीं वाटर तो लिक्विड फॉर्म में। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब ही जब आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो भी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है ना, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट मैंने आपको ये बताया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे आइस मेल्ट होता है इनटू वाटर, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हो। और जब आपका सॉलिड फॉर्म मतलब ही आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में मतलब ही वेपर में, तो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है उस टेम्परेचर पर, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जाहिर सी बात है भाई, ऊपर में आपको दिख रहा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अब आपको दिख रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में है ना? मतलब बस एक वर्ड ऐड हो गया है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप यूनिट मास के बारे में बात कर रहे हो। मतलब कहना मुझे ये है कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है जब सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो। लेकिन जब अगर मैं बात करती हूँ यूनिट मास ऑफ सॉलिड की, मतलब जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होंगी सॉलिड के कन्वर्शन में इनटू लिक्विड, लेकिन वो सॉलिड जो है वो यूनिट मास का अगर रहता है तो आप उसको क्या बोलते हो? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे आपका आइस कन्वर्ट होता है वेपर में मतलब वाटर में, तो बेसिकली आप उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो आइस का। जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो। और जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है जब यूनिट मास सॉलिड का एब्जॉर्ब करता है हीट को और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए आगे देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको मेल्टिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे बॉइलिंग चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी। चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। वाटर मतलब ही क्या होता है? लिक्विड स्टेट, और वेपर मतलब ही क्या होता है? गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे आपका वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, इसका ही मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, उसको आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, दिमाग में एक क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है,
जिस टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में उसको मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलती हूँ। अब बेसिकली कुछ ना कुछ हीट तो एब्जॉर्ब होंगी। जैसे आप अगर पुराने वाले प्रोसेस को देखते हो तो पुराने वाले प्रोसेस में भी आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा था भाई कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट तो एब्जॉर्ब हो रही थी। तो अभी जो ये वाली प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट तो एब्जॉर्ब होती है। तो जितने भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब कोई लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, मतलब ही वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, उस हीट को आप लोग क्या बोलते हो? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब अगर नीचे की डेफिनेशन को देखते हैं तो इसका नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ऊपर नाम था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और नीचे है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिर्फ एक ही वर्ड ऐड हो रहा है स्पेसिफिक, और इस स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? बाय यूनिट मास। तो अगर कोई लिक्विड का आप यूनिट मास कंसिडर करते हो तो ऐसे केस में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होंगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब लिक्विड फेज कन्वर्ट होगा इनटू गैसियस फेज, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए ना। तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है लिक्विड, और लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो रहा है? वेपर में। एक बार सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब आपका डाउट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे सबसे पहले आइस लिया था और फिर आइस काय में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में, मतलब ही वाटर में। अब हम लोगों ने सेकेंड स्टेप देखी, सेकेंड स्टेप में आपने यहाँ पे लिक्विड लिया और लिक्विड काय में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। समझ गए ना। तो इस टाइप से मैंने दोनों प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश की, राइट। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग बेसिकली। सो जो आपका आगे का पार्ट है दैट इज अबाउट रिजुलेशन। और अभी हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये रिजुलेशन क्या चीज है? नाम तो बड़ा ही अजीबोगरीब है, रिजुलेशन। देखो री का मतलब क्या होता है? री का मतलब अगर मैं बोलूँ ना, री का मतलब होता है अगेन, और जिलेशन का मतलब होता है स्टिक होना। समझ गए ना, मतलब ही चिपक जाना। जिलेशन का मतलब स्टिक होना भी होता है और चिपक जाना भी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, री का मतलब फिर से और जिलेशन का मतलब स्टिक होना, मतलब चिपक जाना। मतलब ये फिनोमेना ये कहता है कि आइस जो है वो फिर से स्टिक होने वाला है, फिर से वो चिपकने वाला है, इसलिए आपने उस फिनोमेना को क्या बोला? रिजुलेशन, राइट। चलिए आगे देखते हैं। द फिनोमेना इन विच आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एंड देन रिकन्वर्ट इनटू आइस, मतलब व्हेन प्रेशर इज रिमूव। देखो मैं आपको समझा के देती हूँ इसको, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आइस लेंगे और आइस के ऊपर आप लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे। आइस के ऊपर आप लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे। जब आप आइस पे प्रेशर को अप्लाई करते हो तो बेसिकली जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। याद रखना कि जब हम आइस पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप प्रेशर को रिमूव करते हो तो बेसिकली जो भी आपका लिक्विड है वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस फिनोमिना को आप लोग क्या बोलते हो? इस फिनोमिना को आप लोग बोलते हो रिजुलेशन। समझ गए ना। तो जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हो तो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब आप प्रेशर को रिमूव करते हो तो लिक्विड वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को, क्योंकि ऐसे भाई ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने आइस का पीस लिया। जैसे कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको आइस का पीस दिख रहा है ना, ये आपका आइस है, ये आइस है। आइस के पीस के ऊपर में आपने दोनों साइड कुछ वेट लगवा दिया, मतलब उस पीस के ऊपर में वेट अप्लाई किया। अब आप ही बताओ, अगर आप आइस के क्यूब के ऊपर में, आइस के पीस के ऊपर में अगर आप वेट को अप्लाई करते हो, मतलब ही आप कहीं ना कहीं प्रेशर को ही अप्लाई कर रहे हो। समझ गए ना, क्योंकि हम आइस के ऊपर वेट को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं प्रेशर को ही तो अप्लाई कर रहे हैं। अब आप बताओ, अगर आपने आइस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया तो आइस जो है वो उतना पार्ट काय में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये जो रॉड है ना, ये जो थ्रेड है ये नीचे चले जाएगा, क्योंकि जब आपने आइस के ऊपर उसको रखा तो बेसिकली क्या हुआ, आइस का कन्वर्शन लिक्विड में हुआ। क्योंकि जब हम उस वेट को आइस के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब ही हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और जब आप आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो बेसिकली क्या होता है, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब वो जो वेट है वो नीचे आ जाएगा, है ना।
अब आप ही बताओ, जब वो वेट नीचे आ गया है ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्रेशर रिमूव हो गया, तो आइस वापस से स्टिक हो जाएगा, आइस वापस से जुड़ जाएगा। इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आइस है, इस आइस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया ना, इस आइस के ऊपर में हम लोगों ने वेट अप्लाई किया। मतलब ही आप ये समझ लो कि मैंने इस आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। अब देखो क्या होगा, जब आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे ना, तो बेसिकली ये जो आइस है ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। रीजन ये है क्योंकि जब आपने आइस के ऊपर में प्रेशर को अप्लाई किया, तो आइस जो है ये इतना पार्ट जो है ना, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और ये लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि आपने उसके ऊपर वेट अप्लाई किया, आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। तो जब हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और वेट अप्लाई करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइस को लिया और उस पर प्रेशर को अप्लाई किया, मतलब ही वेट को अप्लाई किया, तो इतना पार्ट जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। समझ गए ना? फिर देखो क्या हुआ, कुछ समय के बाद मैंने वहां से वेट को रिमूव कर दिया। अब जो भाई वेट था ना, वेट उसको मैंने रिमूव कर दिया। इसका ही मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने प्रेशर को भी रिमूव कर दिया। अब आप ही बताओ, अगर प्रेशर रिमूव हो गया तो लिक्विड वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। इसका मतलब ये जो आइस है अब ये वापस से पहले जैसा हो गया। तो पहले वो आइस था, आपने उसके ऊपर वेट अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो वो काय में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। तो सेंटर वाला पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आपने वेट को रिमूव कर दिया, जब आपने प्रेशर को रिमूव कर दिया, तो वो जो आइस था वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या भाई? आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये देखा कि पहले आइस था, फिर आइस ब्रेक हुआ, टूट गया और वापस से आइस स्टिक हो गया। अगेन आइस चिपक गया, अगेन आइस स्टिक हो गया। और इस फिनोमेना को मैंने क्या बोला? रिजोल्यूशन। क्योंकि री का मतलब होता है अगेन और जिलेशन का मतलब होता है चिपक जाना। समझ गए ना भाई? तो पहले आइस होता है टूट जाता है और उसके बाद में आइस क्या हो जाता है? चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। समझ गए ना? चलिए, ऐसा ऐसा कंसेप्ट समझा के दूंगी ना भाई, 12th में और 10th में जितने भी बेसिक्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और 10th की एग्जाम्स का भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि क्या होता है एनामोलस बिहेवियर। अब देखो भाई, क्या होता है ना कि वाटर जो होता है ना, ये आपको दुनिया के बाकी सारे लिक्विड से बहुत ही अलग सा बिहेवियर दिखाता है, इसलिए उसको बोला जाता है एनामोलस। एनामोलस का मतलब ही होता है अलग से अलग बिहेवियर। तो वाटर जो होता है वो बाकी लिक्विड से आपको अलग से अलग बिहेवियर शो करता है, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो? इसीलिए आप उसको बोलते हो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When a liquid is heated up at certain temperature it expand, मतलब देखो एक सिंपल सी बात ये है कि जब आप किसी लिक्विड को बेसिकली हीट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? तो बेसिकली वो जो लिक्विड है वो क्या होता है? वो एक्सपांड होता है। ठीक है, और जब आप किसी लिक्विड को कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसका मतलब समझो क्या है। जब आप लिक्विड को हीट देंगे मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब लिक्विड एक्सपांड होगा। जब आप किसी लिक्विड को कूल करते हो मतलब ही उसका वॉल्यूम कम होगा, मतलब ही वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आइस बन जाएगा भाई। ये तो हुई किसी लिक्विड की नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, बट वाटर ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो देखा क्या? आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप वाटर को लेते हो, ठीक है ना, और वाटर इनिशियली था सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब आप वाटर को हीट करते हो टू 4 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया ना? तो बेसिकली यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपका वाटर है, वाटर वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ये देखी कि जब आप वाटर को लेते हो इनिशियली, समझ लो इसको आपने आइस को लिया, समझ लो आपने आइस को लिया, ठीक है। अब जब आपने आइस को लिया और उसको आपने हीट किया तो टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे गया। तो बेसिकली आपका जो वाटर था वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता दूंगी, उसका टेंशन मत लो। फिर अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। जब आप 4 डिग्री सेल्सियस को और हीट करते हो और उस वाटर को हीट करते हो हाइयर टेम्परेचर पर,
हायर टेम्परेचर पर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो वाटर है ये बेसिकली एक्सपांड हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लिक्विड को अगर आप हीट करते हो तो नॉर्मली उसने एक्सपांड ही होना चाहिए, और लिक्विड को अगर आप कूल करते हो तो नॉर्मली उसने कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। बट यहाँ पे जब आपने किसी लिक्विड को या आइस को हीट किया तो अब ये यहाँ पे एक्सपांड नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में वो एक्सपांड हो रहा है। इसके वजह से बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको कंसेप्ट समझा के दे रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो वाटर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी का मतलब बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। इसी का मतलब जो डेंसिटी है वो तो वॉल्यूम का अपोजिट होती है, वो क्या होंगी, वो इंक्रीज होंगी, वो ज़्यादा होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में हीट करने पर वाटर एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होने का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कैसा है, बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो जो भी आपकी डेंसिटी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, वो कम रहेंगी। समझ गए ना। तो बस क्या क्या याद रखना है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो अप टू सर्टेन टेम्परेचर तो बेसिकली वो एक्सपांड होता है, और उसको अगर कूल करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप आइस को लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आप उसको हीट करते हो 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो बेसिकली वाटर ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका रीज़न बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिसके वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ गए ना। फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आप हीट करते हो तो वाटर एक्सपांड होता है। एक्सपांड होता है मतलब वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम एक्सपांड इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो मोशन है मॉलिक्यूल का, जो थर्मल मोशन है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, लिक्विड का एक्सपांशन होता है और डेंसिटी कम हो जाती है। समझ गए ना। तो ये होता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आपका आगे का पार्ट है वो है स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली जो वाटर है उसके एनामोलस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी हैव वन apparatus, and that apparatus is called as Hope's apparatus. Very important part, because this question is asked many a times in the form of MCQs in these various state board exams of 10th standard. तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वेरियस टाइम, बहुत बार, इवन जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी ये चीज़ पूछ रखी थी कि आपको अगर किसी भी वाटर का एनामोलस बिहेवियर बताना है, एनामोलस बिहेवियर की स्टडी करना है, एनामोलस बिहेवियर मतलब जो अभी हम लोगों ने देखा है ना, तो उस चीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूजिंग होप्स apparatus। ठीक है। अब जो होप्स apparatus है उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, टेंशन मतलब मैं सब समझा के दूंगी। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग होप्स apparatus, बस पहले तो इतना नाम याद रखो कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को अगर स्टडी करना है तो होप्स apparatus की हेल्प से करते हैं। पहले तो बस इतना दिमाग में फिट कर लो, ये एमसीक्यू समझ गया। अब ये जो सारी चीज़ें ना, ऐसा नहीं कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी फिर आपको समझाऊंगी, वैसा नहीं, फिर क्योंकि वो तो आप भी कर सकते हैं, मेरे को तो भाई कंसेप्ट समझाने का है। तो आ जाओ ये पर्टिकुलर डायग्राम पे, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा समझा के दूंगी ना कि सारे के सारे डाउट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कंसेप्ट को कि कैसे क्या ये होप्स apparatus काम करता है। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप की चीज़ें दिख रही है ना। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पे वो है फ्लैट बाउल। ये क्या है, ये इसको बोला जाता है फ्लैट बाउल। तो याद रखना कि जो ये वाली चीज़ होती है इसको हम लोग फ्लैट बाउल बोलते हैं। और याद रखना कि ये जो आपको ये लंबा सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा कि इस होप्स apparatus में 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक है ये बाउल जिसको आप फ्लैट बाउल बोलते हो, और दूसरी चीज़ है आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर। याद रखना कि फ्लैट बाउल के अंदर में आप लोग आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर ले रहे हो, आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर आपने लिया, और जो सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर में आपने वाटर को दिया। नीचे में भी ये वाला पार्ट तो भाई आपका सिलेंडर ही है, तो इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ये भी आपका सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में भी क्या है, वाटर ही है। तो होप्स apparatus में हम लोग 2 टाइप की चीज़ें ले रहे हैं।
सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने भाई लिया है वो है आपका फ्लैट बाउल, और फ्लैट बाउल के साथ में आप लोगों ने यहाँ पे एक सिलेंडर को कंसिडर किया है। फ्लैट बाउल में आपने आइस और सॉल्ट का मिक्सचर लिया है और सिलेंडर के अंदर में आपने वाटर लिया है। समझ गए ना? अब देखो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, सीधी सीधी बात, जब आप आइस को किसी चीज़ में डालते हो, लेट अस से सपोज मैंने गरम मस्त बढ़िया सा रसना बनाया और रसना में अगर मैंने आइस डाल दिया तो वो रसना ठंडा हो जाएगा, मतलब ही वो रसने का टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घर में मेहमान आते तो आप लोग उनके लिए गर्मी के सीजन में स्पेशली रसना बनाते हो। तो रसना करता क्या है, रसना जब आप बनाते हो और रसना बनाने के बाद आप उसमें आइस के क्यूब्स ऊपर से डालते हो, उससे वो रसना दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है और टेस्ट तो भाई बताओ ही मत, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बस अभी मुंह में पानी आ रहा है भाई, खाने का नाम सुन लिया तो मुंह में पानी ही पानी आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप आइस को किसी चीज़ के अंदर डालते हो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है भाई, उसका टेम्परेचर हो जाता है लो। आप ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे इसके अंदर में भली आपने वाटर लिया है, भली आपने सिलेंडर के अंदर में वाटर लिया, बट बाउल में क्या लिया, आइस प्लस सॉल्ट। आइस है भाई आइस, समझ गए ना, ठंडा मचा देगा ठंडा। तो इसके वजह से ये जो वाटर है ना, ये वाटर अब ठंडा होने लगता है। रीज़न ये है क्योंकि इस बाउल में आपने आइस लिया और आइस जो है बेसिकली वो तो कोल्ड होगा ना, तो इसकी वजह से ये वाटर ठंडा होने लगता है। मतलब ही वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि ठंडा होने लगेगा ना, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर आप लोगों ने दो टाइप के थर्मोमीटर लगाए, एक थर्मामीटर लगाया सिलेंडर को, दूसरा भी थर्मामीटर सिलेंडर को ही लगाया, बट एक थर्मामीटर लगाया टॉप साइड में, ऊपर वाली साइड में, और दूसरा थर्मामीटर लगाया बॉटम वाले साइड में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो दोनों के दोनों वाटर का टेम्परेचर सेम रहेगा। ऊपर वाले वाटर का टेम्परेचर और नीचे वाले वाटर का टेम्परेचर पहले तो सेम रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों थर्मोमीटर में सेम वैल्यू आएंगी। अब देखो कंसेप्ट को समझना भैया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, बट आपको ज़रा यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वाला जो वाटर है ना, सबसे पहले तो टेम्परेचर कम कम होते जाएगा। और टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है ये आप लोगों को समझ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइस को लिया है तो वो ठंडा होगा, ठंडा होने की वजह से वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। अब देखो क्या हुआ, पहले ये दोनों टेम्परेचर सेम थे, मतलब ये जो है ये T2 है और ये जो है ये है आपका T1। तो एक तरफ मैंने लिया T2 को और एक तरफ मैंने लिया T1 को। पहले T2 भी सेम था और T1 भी सेम था, दोनों के दोनों ही टेम्परेचर कैसे थे, सेम थे। कुछ समय के बाद देखो क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर है ये फास्टली डिक्रीज हुआ टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो है ये टेम्परेचर फास्टली डिक्रीज हुआ टू 4 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है ये स्लोली डिक्रीज हुआ टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखो एक चीज़ याद रखना, पहले ये दोनों ही टेम्परेचर सेम थे, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आया, ये टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही आया, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये बहुत फास्टली डिक्रीज हुआ टू 4 डिग्री सेल्सियस, और ये जो टेम्परेचर है ये बहुत स्लोली डिक्रीज हुआ टू 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? देखो डिक्रीज तो दोनों ही हुए, लेकिन फास्ट और स्लो का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। रीज़न यहाँ पे ये है कि जब आप आइस को बेसिकली याद रखना कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर जो भी आपका वाटर है ना, जो भी आपका वाटर है बेसिकली उसका वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है। समझ गए? और उसके वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ रही है और वो जो वाटर है वो नीचे जा रहा है। देखो कहना मुझे क्या है, कहना मुझे ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जब मैं 4 डिग्री सेल्सियस की बात करती हूँ तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो भी वाटर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है,
उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। बेसिकली उसका होता क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसी के वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी जो होती है भाई वो इंक्रीज होती है। तो बस वही हुआ, जब आप 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के लिए गए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो वाटर है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में कि बेसिकली क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था भाई कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ गए ना। तो इसी के वजह से उसका जो डेंसिटी है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। तो इसी के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसी के वजह से यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो वाटर है वो नीचे की तरफ मूव होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब उसका वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होते जा रही है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब वाटर जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अगर बढ़ती है तो वाटर नीचे जाएगा, और अगर वाटर नीचे जाता है इसीलिए ये जो टेम्परेचर है ये फास्टली डिक्रीज हो रहा है और ये स्लोली डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब वाटर जो है भाई बेसिकली उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे आ जाएगा। अब नीचे बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए नीचे का टेम्परेचर बहुत फास्टली इंक्रीज हुआ और ऊपर का टेम्परेचर बहुत स्लोली इंक्रीज हुआ। बट अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अब वाटर जो है यहाँ पे फास्टली डिक्रीज हुआ टू 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे वाटर जो है वो स्लोली डिक्रीज हुआ टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये कंसेप्ट मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है, समझने के लिए दिमाग पूरी तरीके से खोलना पड़ेगा। अब ये जो वाटर है यहाँ पर ये फास्टली डिक्रीज होगा और नीचे में वाटर स्लोली डिक्रीज होगा। रीज़न ये है क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो डेंसिटी है ना, बेसिकली डेंसिटी वो कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो भी आपका लिक्विड है ना भाई, जो भी आपका लिक्विड है वो ऊपर जाने लगेगा। अगर वो ऊपर जाएगा मतलब अब ऊपर का टेम्परेचर बहुत फास्टली डिक्रीज होगा और नीचे का बहुत ही स्लोली होगा। तो समझ लेते हैं इस चीज़ को। स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि वाटर क्यों हाइयर डेंसिटी दिखाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसके लिए आप लोगों ने एक सिलेंडर को कंसिडर किया, उसके आजू बाजू में फ्लैट बाउल लगाया। सिलेंडर के अंदर में आप लोगों ने कंसिडर किया वाटर को, और फ्लैट बाउल में आप लोगों ने कंसिडर किया आइस प्लस सॉल्ट के मिक्सचर को। सिलेंडर के नीचे में भी आपने थर्मोमीटर लगाया, ऊपर में भी आपने थर्मोमीटर लगाया। फिर आप लोगों ने ये देखा कि जब हम आइस को डालेंगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं वहाँ पे टेम्परेचर कम कम होते जाएगा। फिर आप लोगों ने पहले ये देखा कि इनिशियली T1 और T2 मतलब ऊपर वाला थर्मोमीटर का टेम्परेचर और नीचे वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम है। बट कुछ समय के बाद फिर आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि नीचे वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर बहुत फास्टली 4 डिग्री सेल्सियस पर डिक्रीज हो रहा है और ऊपर वाले का बहुत स्लोली क्यों हो रहा था, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ जाती है, तो वाटर नीचे जाने लगता है, जिसके वजह से नीचे का टेम्परेचर बहुत फास्टली डिक्रीज होता है और ऊपर का टेम्परेचर बहुत ही स्लोली डिक्रीज होता है। फिर ये हुआ भाई 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया वाटर एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो अब उसकी डेंसिटी कम कम होने लगेगी, समझ गए ना। इसका मतलब अगर डेंसिटी कम होता है तो वापस वाटर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। याद रखना कि अगर आपकी डेंसिटी जो है बेसिकली अगर डेंसिटी बढ़ जाती है अगर आपकी डेंसिटी, तो ऐसे केस में वाटर जो है वो नीचे जाने लगेगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। और अगर आपकी जो भी डेंसिटी है वो कम हो जाती है तो ऐसे केस में आपका वाटर ऊपर जाने लगेगा। तो अब वहाँ पे वाटर जो है वो ऊपर जाने लगेगा, इसीलिए इसी के वजह से बेसिकली क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर फास्टली डिक्रीज होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट्स मॉइस्ट। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब जब आपके एयर के अंदर में वाटर वेपर आ जाता है तो वो एयर
आपको मॉइस्ट लगने लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ विंटर सीजन की, अगर मैं विंटर सीजन की बात करती हूँ और इसी के साथ साथ मैं बात करती हूँ रेनी सीजन की, रेनी सीजन के जगह पे आप ले लो, बेसिकली रहने दो, रेनी सीजन मत लो, देखो आप लोगों ने क्या कंसिडर किया, ले लो आप लोग समर सीजन ले लो, और समर सीजन के अलावा आप लोग विंटर सीजन ले लो। तो समर सीजन में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपकी जो एयर है वो आपको ड्राई लगती है, और विंटर सीजन में आपकी जो एयर है वो आपको ह्यूमिड लगती है। मतलब हवा आपको गर्मी के सीज़न में भी आती है और इसी के साथ साथ हवा आपको ठंडी के सीज़न में भी आती है, बट दोनों ही टाइप की हवा में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो समर के सीज़न में आपको हवा देखने को मिलती है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ही रूखी सूखी होती है, बहुत ड्राई हवा होती है, गर्म हवा होती है। और विंटर के सीज़न में आपको ठंडी हवा देखने को मिलती है जिसमें ह्यूमिडिटी का एहसास होता है। तो बेसिकली ये हवा तो यही है और ये भी तो हवा ही है। तो हवा का फ़र्क क्या है भाई, देखते हैं हम लोग हवा के तरीके से। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी ड्राई एयर है ना, ड्राई एयर बेसिकली उसमें वाटर बहुत ही कम है। आपका जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का अमाउंट उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। बट अगर मैं ह्यूमिड एयर की बात करती हूँ तो बेसिकली यहाँ पे जो वाटर वेपर का अमाउंट है इस ह्यूमिड एयर में वो ज़्यादा है, इसीलिए वो एयर आपको ठंडी लगती है। तो हवा तो दोनों ही तरफ थी, समर सीज़न में भी हवा थी, विंटर सीज़न में भी हवा थी, बट फ़र्क किस बात का था, वाटर वेपर का। समझ गए ना, एयर अगर ड्राई है तो वाटर वेपर उसमें बहुत कम है, और एयर अगर ह्यूमिड है तो उसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो याद रखना कि बेसिकली जितना भी मॉइस्चर पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर की जगह पे आप एयर भी ले सकते हो, उसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। तो जितना भी मॉइस्चर आपके एयर में मतलब ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको आप लोग ह्यूमिडिटी बोलेंगे। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर नीड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। बेसिकली जो वेपर होता है, कितना वेपर एयर में प्रेजेंट रहेगा वो डिपेंड करता है एयर के टेम्परेचर के ऊपर में। समझ गए ना। इफ़ एयर टेम्परेचर इज लो इट विल रिक्वायर लेस वेपर। मतलब आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं बात करती हूँ एयर का टेम्परेचर ही कम है, मतलब ही आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर सपोज मैं बात कर रही हूँ ठंडी के सीज़न की, मतलब ही अगर मैं विंटर के सीज़न की बात करती हूँ मतलब ही ठंडी के सीज़न की, तो ऐसे केस में वहाँ पे आपके एयर का टेम्परेचर बहुत ही कम है ना। और अगर एयर का टेम्परेचर कम है मतलब ठंडी ठंडी हवा आएंगी, तो बेसिकली उसमें आपको कम वेपर लगेगा, लेस वेपर लगेगा टू सैचुरेट द एयर। मतलब एयर को अगर सैचुरेट करने का है, एयर को अगर ठंडा बनाने का है तो आपको उसमें वेपर कम लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि टेम्परेचर पहले से ही कम था, मतलब ही समझ जाओ पहले से ही विंटर सीजन था, तो अब आपको बहुत कम पानी लगेगा एयर को सैचुरेट करने के लिए। अपने जनरल लाइफ के हिसाब से इसको समझो। अगर सपोज गर्मी का सीज़न आ गया, समझ लो भाई समझ लो, अगर सपोज गर्मी का सीज़न आ गया मतलब ही आपको बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा वेपर लगेगा टू सैचुरेट द एयर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, जितना भी एयर होता है एयर के अंदर में वेपर प्रेजेंस होता है, जितना भी मॉइस्चर मतलब ही जितना भी वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर में या एयर के अंदर में प्रेजेंट है उसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। फिर मैंने आपको ये बताया कि जितना भी वेपर लगता है एयर को सैचुरेट करने के लिए वो एयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर एयर का टेम्परेचर कम है, अगर एयर का टेम्परेचर कैसा है, अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो आपको बहुत ही कम वाटर का वेपर लगेगा, बहुत ही कम वाटर का वेपर लगेगा टू सैचुरेट, एयर को सैचुरेट करने के लिए।
तो याद रखना, अगर टेम्परेचर कम है तो आपको बहुत कम वाटर वेपर लगेगा एयर को सैचुरेट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी है। बट अगर सपोज एयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, अगर का एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा वाटर लगेगा, लार्ज वाटर वेपर, बहुत ज़्यादा आपको वाटर वेपर लगेगा टू सैचुरेट द एयर। एयर को सैचुरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा। मतलब ही वाटर वेपर कितना लगेगा एयर को सैचुरेट करने के लिए, वो तो एयर के टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करेगा। समझ गए ना? आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, इफ द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर देन इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड एयर। तो एयर में भी वो दो टाइप है। पहला होता है आपका सैचुरेटेड एयर और सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड एयर। अगर एयर के अंदर में मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर है तो आप उस एयर को सैचुरेटेड बोलते हो, और अगर एयर के अंदर में मैक्सिमम से कम है तो अनसैचुरेटेड। मतलब देखो ये चीज़ समझ लो, दो टाइप की चीज़ें हैं। ये है भाई मेरी एयर, एयर के अंदर में वाटर वेपर है, ज़रा ध्यान से देखना। ये है आपका मैक्सिमम वाटर वेपर, ये है आपका मैक्सिमम वाटर वेपर। मतलब अब एयर के अंदर में मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट है और यहाँ पे एयर के अंदर में लेस देन मैक्सिमम वाटर वेपर प्रेजेंट है। मतलब ही मैक्सिमम लिमिट से वाटर वेपर कैसा है, कम है। यहाँ पे मैक्सिमम वाटर वेपर है। अगर एयर के अंदर में मैक्सिमम वाटर वेपर है तो ऐसी एयर को आप लोग सैचुरेटेड एयर बोलते हो। समझ गए ना? और अगर एयर के अंदर में मैक्सिमम लिमिट से कम वाटर वेपर है तो ऐसे केस में हम लोग ऐसी एयर को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर। तो इस तरीके से हम लोग दो टाइप की एयर को क्लासिफाई करते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी आर लुकिंग इनटू द वेरियस थिंग्स। एंड अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। बेसिकली देखो होता क्या है, तो आप लोग सबसे पहले एक अनसैचुरेटेड एयर को ले लेते हो। ध्यान से समझना, सबसे पहले आप लोग अनसैचुरेटेड एयर को लेंगे, अनसैचुरेटेड एयर को। अब इस अनसैचुरेटेड एयर को लेकर आप क्या करेंगे, आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करवाएंगे और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करा के आप इस एयर को सैचुरेट एयर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कहना मुझे ये है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आप अनसैचुरेटेड एयर को कन्वर्ट करवाते हो सैचुरेटेड एयर में। समझ गए ना? उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, उस पॉइंट को आप लोग बोलते हो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ गए? तो बस मुझे इतना ही कहना है कि अनसैचुरेटेड एयर को जिस टेम्परेचर पर आप कन्वर्ट करते हो सैचुरेटेड एयर में, मतलब अनसैचुरेटेड एयर का जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो और जिस टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड एयर कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेटेड एयर में, उसको आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हो। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखना, अनसैचुरेटेड एयर को आप जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट करते हो, मतलब ही एयर सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, तो ऐसी चीज़, ऐसे टेम्परेचर को आप लोग क्या बोलते हो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आगे देखते हैं। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एमसीक्यू में पूछ रखा है कि अगर मुझे वेपर कंटेंट निकालना है एयर में, कि एयर में कितना वेपर है, तो मैं कैसे निकालूंगी। भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती कि भाई मैं अंकिता हूँ, जो देखना है देख लो, एयर के अंदर में इतना वेपर है क्योंकि मैंने बोला है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अपन लोग। तो बेसिकली जो भी एयर है उसके अंदर में कितना वेपर है वो आप निकाल सकते हो यूजिंग ए स्पेसिफिक टर्म जिसका नाम है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आगे देख लेते हैं भाई कि अब आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बेसिकली उसका डेफिनेशन देखो क्या होता है। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का बेसिकली ये होता है, एक यूनिट होता है, वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये यूनिट भी बहुत बार पेपर में एमसीक्यू में पूछ रखा है। तो ये स्लाइड से कम एक क्वेश्चन पेपर में आने का चांसेस है, दो भी आ सकता है। सबसे पहला तो आपको ये पूछा जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, फिर आपको ये पूछा जाता है, ये वाला एमसीक्यू आपको पेपर में पूछा जाता है, फिर आपको ये भी पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम 10th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अपन तो भाई महाराष्ट्र का है,
तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो सोचेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब उसके बाद में देखो होता क्या है, मतलब बेसिकली आपको कभी कभी फीलिंग आती है ह्यूमिड की और कभी कभी आती है ड्राई की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है भाई कि सब कुछ ह्यूमिड है और कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ना। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर, मतलब बेसिकली जो नेचर है वो डिपेंड करता है, ह्यूमिड भी हो सकता है ड्राई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के तो ऊपर में, लेकिन इसी के साथ साथ वो आपके अमाउंट ऑफ वेपर के ऊपर में भी डिपेंड करता है और वो आपके इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपको लगेगा। तो बेसिकली कुछ जगह पर देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्किन बहुत ही ड्राई रहने लगती है, ऐसा लगता है कि यार स्किन तो बहुत ही ड्राई हो गई, बहुत ड्राई होने लगती है। और कुछ जगह पर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मतलब स्किन ह्यूमिड रहती है। अब ये दोनों ही कंडीशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो एयर है बेसिकली इसका नेचर ड्राई एयर होगा, इसलिए देखो ना ड्राई एयर होने की वजह से स्किन बहुत ही कड़क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और यहाँ पे आप इस इंसान को अगर देखते हो तो बेसिकली इसका पसीना निकल रहा है भाई, पसीना ऐसे, इसका मतलब वहाँ पे बेसिकली नेचर कैसा होगा, ह्यूमिड होगा। तो एयर का जो नेचर है ड्राई होगा या ह्यूमिड होगा वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वेपर के ऊपर में और टेम्परेचर ऑफ एयर के ऊपर में। आगे हम लोग देख रहे हैं रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन द वॉल्यूम। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्मूले से आप इसके डेफिनेशन को भी फ्रेम कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रा उसकी तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज़ 100%, याद रखना है आपको कि जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, देखो क्या याद रखेंगे, जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट पे जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो बेसिकली 100% होती है। याद रखना ड्यू पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आप एयर को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहती है। बहुत बार इस तीनों सेंटेंसेस से एमसीक्यू पेपर में आया है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, याद रखना इस चीज़ को। हाँ आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, सपोज वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है ग्रेटर दैन 60%, मोर देन 60% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाए तो ऐसे केस में आप ये बोलते हो कि एयर का नेचर ह्यूमिड है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में आया है। तो बस इतना याद रखो कि ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में आपकी एयर ह्यूमिड होती है। सेकेंड पॉइंट, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से लेस हो जाती है तो ऐसे केस में आपकी एयर ड्राई रहती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ हीट, द यूनिट ऑफ हीट आर जूल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हीट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो जूल होता है। और अगर मैं बात करती हूँ सीजीएस यूनिट की, तो हीट का सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। तो आपको याद रखना है कि हीट के 2 टाइप के यूनिट है, ऐसा यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी हीट। देखो सीधी बात बताती हूँ मैं, तो एक चीज़ याद रखना बस। देखो इतना याद रखना कि सबसे पहले आपने वाटर को लिया, ठीक है, वाटर को लिया भाई। अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि वाटर का टेम्परेचर रेस कर रहे हैं। रेस द टेम्परेचर ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, रेस द टेम्परेचर ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और नीचे में भी वही काम करेंगे, रेस द टेम्परेचर ऑफ अब दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या कर क्या रहे हो, हमको बताओ तो सही भाई क्या चल रहा है।
अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, बताती हूँ ना, बताने के लिए ही तो आई हूँ। तो आप लोगों ने ज़रा देखना यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि पहले आप भाई रेस कर रहे थे टेम्परेचर को, लेकिन 1 ग्राम वाटर के। तो जब आप इसको बोलते हो 1 कैलोरी हीट, याद रखना जितना भी हीट आपको लगता है 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको आप 1 कैलोरी हीट बोलते हो। अगर आपने यहाँ पे ग्राम के जगह पे केजी ले लिया ना, तो कैलोरी के जगह पे क्या आ जाएगा 1, समझ गए ना, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी हीट। तो बस आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, सभी केस में आप वही काम कर रहे हैं। ऊपर में भी आपने वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाया, और तीनों केसेस में आपने वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से ही इंक्रीज किया। लेकिन पहले केस में अगर आप 1 ग्राम वाटर को लेते हो, तो जितना हीट आपको लगा 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना, देखो तीनों में 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज किया। बट अगर आप 1 ग्राम वाटर लेते हो, तो जितनी हीट आपको लगेंगी उस हीट को आप लोग बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। अगर आपने 1 केजी वाटर लिया, तो जितनी भी हीट आपको लगेंगी वो लगेंगी 1 किलो कैलोरी हीट। और अगर आपने यूनिट मास लिया, तो जितनी भी हीट आपको लगेंगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि हीट आपको लग रही थी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। बट अगर 1 ग्राम लेते हो, तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा 1 कैलोरी हीट। अगर 1 केजी लेते हो, तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा 1 किलो कैलोरी हीट। और अगर यूनिट मास लिया तो उसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि बेसिकली आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट को, कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ज़रा ध्यान दो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले 3 टाइप के स्पीयर्स को कंसिडर किया। सबसे पहले आपने जो स्पीयर को कंसिडर किया वो था आपका आयरन का स्पीयर। फिर आपने लिया कॉपर का स्पीयर। देखो ये आयरन का स्पीयर है, ये कॉपर का स्पीयर है और लीड का स्पीयर। तो इस तरीके से आपने टोटल 3 टाइप के स्पीयर को कंसिडर किया। स्पीयर मतलब गोल, आयरन का बॉल, कॉपर का बॉल और लीड का बॉल, ठीक है। फिर देखो हुआ कि मैं इतनी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि थ्योरी पढ़ के सुनाऊंगी ना तो आधे लोग ऐसे ही सो जाएंगे, वो बोलेंगे क्या चल रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम बोर मत करो ना, थ्योरी तो बुक में भी दी है, बुक से तो पढ़ पढ़ के त्रास गए थे इसलिए वीडियो को देख रहे हैं। आप भी अगर थ्योरी से पढ़ाएंगे तो हम सच में सो जाएंगे। अरे भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको सोने की जैसी बिल्कुल भी नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि मैं थ्योरी की एक लाइन पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। तो आप लोगों ने टोटल 3 टाइप के बॉल को कंसिडर किया, आयरन का बॉल, कॉपर का बॉल और लीड का बॉल। समझ गए ना। अब देखो हुआ क्या, आयरन के भी बॉल को आपने लिया, आपने कॉपर के भी बॉल को लिया, इसी के साथ साथ आपने लीड के भी बॉल को लिया। फिर आपने क्या किया, आपने आयरन के बॉल को भी हीट किया, कॉपर के बॉल को भी हीट किया और लीड के बॉल को भी हीट किया। तीनों ही बॉल को आप बढ़िया तरीके से हीट करने वाले हो। याद रखना ये जो हीट है तीनों ही केसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं आप। मतलब जितनी टेम्परेचर जो था तीनों ही केस का वो कैसा था, वो बेसिकली कांस्टेंट था। मतलब आपने सेम हीट अप्लाई की आयरन पे भी, कॉपर पे भी और लीड पे भी। बट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा सेम हीट सेम टाइम के लिए अप्लाई की। मतलब सपोज अगर मैं 5 मिनट के लिए हीट कर रही हूँ, तो जितनी हीट मैंने आयरन के बॉल को अप्लाई की उतनी ही हीट मैंने कॉपर के बॉल को भी अप्लाई की, उतनी ही हीट मैंने लीड के बॉल को भी अप्लाई की। और तीनों का ही टाइम भी मैंने कैसा लगा, सेम टाइम के लिए अप्लाई किया। सपोज अगर मैंने आयरन के बॉल को 5 मिनट हीट किया, तो कॉपर के बॉल को भी मैंने 5 मिनट ही हीट किया और लीड के बॉल को भी मैंने 5 मिनट ही हीट किया। लेकिन जो आयरन का बॉल है बेसिकली देखो हो क्या रहा है, जब आपने ये तीनों बॉल को सेम टाइम पे सेम अमाउंट पे हीट किया और फिर आपने ये तीनों के तीनों बॉल को डाल दिया इस वैक्स के अंदर में, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है वैक्स।
इस वैक्स के अंदर में आपने आयरन के भी बॉल को डाल दिया, आपने कॉपर के भी बॉल को डाल दिया और इसी के साथ साथ आपने लीड के बॉल को भी डाल दिया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया और वो ऑब्जर्व ये किया कि आयरन का बॉल सबसे ज़्यादा नीचे गया, कॉपर का बॉल बीच में था, बीच में, और लीड का बॉल जो था भाई वो थोड़ा ऊपर की तरफ था, है ना। तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आयरन का बॉल सबसे नीचे गया। इसका मतलब आयरन ने वैक्स को सबसे ज़्यादा मेल्ट करवाया। इसका मतलब ही आयरन तो भाई बहुत ही गर्म है, गर्म, बहुत ही हॉट है भाई आयरन, समझ गए ना। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि आयरन ने बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब की, कम समय में बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब की। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं क्लास में, सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, टीचर सभी को एक ही पढ़ाता है, सेम टाइम के लिए ही सभी एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, बट रिजल्ट सभी बच्चों के अलग अलग आते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम टाइम में बहुत जल्दी सारी चीज़ों को ग्रैप्स कर लेते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी अलग ही लेवल की होती है, और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बहुत सिखाना पड़ता है, फिर भी वो उनको समझ में नहीं आता। तो क्लास में टॉपर एक ही बच्चा बनता है ना। सारे बच्चे कभी टॉपर नहीं बनते। क्लास में एक ही टीचर सबको पढ़ाता है, एक ही जगह पर पढ़ाता है, एक ही टाइम पर पढ़ाता है, एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन सभी बच्चों का कैपेसिटी एक जैसा नहीं रहता। इन द सेम फैशन यहाँ पे टोटल 3 टाइप के बॉल है, आयरन का बॉल, कॉपर का बॉल और लीड का बॉल। समझ लो ये 3 टाइप के बच्चे हैं और इनको अंकिता मैम नाम की टीचर पढ़ा रही है। अब तीनों बच्चों को सेम हीट मैंने अप्लाई की, सेम टाइम के लिए अप्लाई की, लेकिन आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए आयरन ने सबसे ज़्यादा वैक्स को मेल्ट किया। क्यों? क्योंकि आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया, इसलिए आयरन ने सबसे ज़्यादा वैक्स को मेल्ट किया। वही अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की, तो कॉपर ने कम हीट एब्जॉर्ब की, है ना, इसलिए उसने वैक्स को भी कम मेल्ट किया, इसलिए ही वो बीच में आया। और अगर मैं वही बात करती हूँ लीड की, तो लीड ने सबसे कम हीट को एब्जॉर्ब की, सबसे वीकेस्ट बच्चा क्लास का, सबसे कम हीट एब्जॉर्ब की, इसलिए उसने वैक्स को भी क्या किया, सबसे कम मेल्ट किया, इसलिए वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसने कम समय में, है ना, बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब किया, इसलिए आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा है। याद रखना, मैं अच्छे से लिखती हूँ, आयरन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है भाई वो सबसे ज़्यादा है ना। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चन था कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऑर्डर की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऑर्डर की, तो आयरन की सबसे ज़्यादा है, फिर कॉपर की है, फिर लीड की है। मतलब ही आयरन सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वैक्स को मेल्ट कर रहा है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद लीड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपके आगे का पार्ट। चलिए देखते हैं। The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called as specific heat। ये जब भी देख लिया, स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी वर्ड से डिनोट करते हैं। याद रखना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा कि स्पेसिफिक हीट को हम सी लेटर से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट का, और सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी अपॉन ग्राम सेल्सियस। तो ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है, बेसिकली उसका वैल्यू क्या होता है, जूल अपॉन केजी, यस, जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं वही बात करती हूँ सीजीएस यूनिट की, तो जो सीजीएस यूनिट है ना हीट कैपेसिटी का, तो हीट कैपेसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है उसका यूनिट होता है कैलोरी। जूल के जगह पे कैलोरी आ जाएगा, केजी के जगह पे ग्राम आ जाएगा और डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ रहेगा। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन दिया है,
वो भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम लोग देख रहे हैं हीट एक्सचेंज को। तो याद रखना कि जितनी भी हीट किसी ऑब्जेक्ट लॉस करता है उतनी ही हीट दूसरा ऑब्जेक्ट गेन करता है। हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगर हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है, याद रखना एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हॉट है, मतलब ही वो एनर्जी को लॉस करेगा, और जो ऑब्जेक्ट ठंडा है मतलब कोल्ड है वो एनर्जी को गेन करेगा। सीधी सीधी बात। अब देखो होता क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके घर का फ्रिज। जब आप फ्रिज को देखते हो तो फ्रिज में अगर आपने कोई गर्म चीज़ भी रख दी ना तो भी वो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाती है ना। तो आप लोग क्या देखते हो कि हॉट ऑब्जेक्ट जो है जब वो एनर्जी को लॉस करता है तो कोल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसी वक्त वो एनर्जी को गेन कर लेता है। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल को। देखते हैं भाई न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा क्योंकि मैं हूँ आपके साथ और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा के देने वाली हूँ भाई। चलिए समझ लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको इस बुक के अंदर में टोटल 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। बट फॉर योर का इन्फॉर्मेशन गाइज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 जो है अब वो रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 यू डोंट हैव टू स्टडी। सिर्फ आपको 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ना है। पहला है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और सेकंड क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलो समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। वो आपको ये पूछ रहा है कि कितनी हीट आपको लगेंगी अगर आपको टेम्परेचर को रेज करना है 5 ग्राम सब्सटेंस, 5 kg ऑफ वाटर। इसका ही मतलब ये आपका क्या हुआ, मास हुआ। जब आपको कोई भी चीज़ ग्राम या केजी में दी जाती है तो आपको वैसे ही समझ लेना है कि वो आपका मास होता है। फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर है और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो आपका फाइनल टेम्परेचर है। समझ गए ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि आप सभी को एक बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो भी आपकी हीट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। समझ गए ना, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी ये होता है आपके हीट एनर्जी का फॉर्मूला। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। m इंटू सी इंटू इस डेल्टा टी का मतलब ही होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। याद रखना डेल्टा टी का मतलब ही होता है चेंज इन टेम्परेचर, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी का मतलब होता है आपका m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m इंटू सी इंटू डेल्टा टी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। समझ गए। यहाँ पे जो m है बेसिकली वो मास है जिस भी चीज़ का आपने लिया है। T जो है वो आपको टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और जो C होता है वो आपका हीट कैपेसिटी होता है। आगे देखते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि हीट कैपेसिटी जो वाटर का होता है उसका वैल्यू 1 होता है। याद कर लो अच्छे से। हीट कैपेसिटी जो होता है वाटर का बेसिकली वो आप क्या लेंगे, हाँ, तो हीट कैपेसिटी जो आपके वाटर का रहेगा बेसिकली उसका वैल्यू क्या होता है, 1 किलो कैलोरी अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो अब आपको देखो क्वेश्चन में मास का भी वैल्यू दिया है ना, सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर भी पता है, इनिशियल टेम्परेचर भी पता है। तो अब आप लोग निकाल सकते हो, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इस चीज़ को। एक बार समझ लो। यहाँ पे देखो कुछ करना कुछ भी नहीं था, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो m का वैल्यू था 5 क्योंकि क्वेश्चन में आपको मास m का वैल्यू 5 दिया था। C का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया था और अगर नहीं भी दिया है तो याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बेसिकली वाटर की वो होती है 1 किलो कैलोरी अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस, तो वो 1 है। और डेल्टा टी का मतलब ही क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब ही होता है फाइनल टेम्परेचर
माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को आप क्या लिखेंगे 5 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 20 होता है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है 400 किलो कैलोरी। मतलब इतनी एनर्जी आपको लगती है टेम्परेचर ऑफ वाटर को रेज करने के लिए। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको बोल रखा है अ कॉपर स्पीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अ कॉपर स्पीयर ऑफ मास 100 ग्राम इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस and is released in water of mass 195 gram and temperature is 20 degree Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ सेकंड चीज पर। चलिए जरा ध्यान देना यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको स्पेशल तरीके से अपनी तरफ से समझा के दे रही हूँ। ज़रा यहाँ पे बढ़िया तरीके से ध्यान दें। तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या था, कुछ डेटा लिख देते हैं, उसके बाद में इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मास लिया आपने 100 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले डेटा को लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मास आपने 100 ग्राम लिया और ऐसे केस में आपको यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर दिया था। तो इनिशियल टेम्परेचर जो आपको दिया था वो दिया था यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, आप लोगों ने मास लिया था 100 ग्राम और इनिशियल टेम्परेचर कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको सॉरी इनिशियल टेम्परेचर जो है, एक सेकेंड मैं पहले डेटा को लिख लेती हूँ, क्योंकि डेटा लिखे बिना मैं कैसे समझाऊंगी ना, राइट। चलिए तो चलिए भाई एक बार हम लोग डेटा को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मास 100 ग्राम दिया था। हम सेकंड वाले न्यूमेरिकल को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझ लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर आपको यहाँ पे नहीं दिया है और इसी के साथ साथ जो भी आपका फाइनल टेम्परेचर है उसको हम लोग ले लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर जो है भाई उसका वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। ये डेटा जो आपको दिया था बेसिकली ये डेटा दिया है कॉपर स्पीयर के लिए। कॉपर स्पीयर का मतलब ही आप समझ लो ये कॉपर का बॉल है, ठीक है। और इसके लिए आपको सी का वैल्यू मतलब ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी वैल्यू दिया है 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। वेट फॉर अ वाइल। 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो छोड़ो आगे देखते हैं। फिर आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, ये तो हुआ फर्स्ट वाला डेटा जो आपको दे रखा था। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ कि ये फर्स्ट नंबर का डेटा है जो आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में मास 100 ग्राम दिया था, इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया था, फाइनल टेम्परेचर दिया था, कॉपर स्पीयर बताया गया था और उसका हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पे आपको मास दिया है 195 ग्राम। तो सेकेंड नंबर पे आपको मास कितना दिया है 195 ग्राम और इसमें भी आपको इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू देखो कितना दिया है। इसमें आपको इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को ही अपन ने इंटरप्रेट किया और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बुक से बिल्कुल सॉल्व मत करना, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करो। फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है। और ये जो सेकंड केस है ये दिया है फॉर वाटर, ये वाटर के लिए है। तो वाटर के लिए हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होता है 1, ये कैलोरी है, किलो कैलोरी नहीं है, और अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। तीसरा केस जो है वो आपको दे रखा है मास जो है वो यहाँ पे 50 ग्राम है। इसके लिए जो भी इनिशियल टेम्परेचर है उसका वैल्यू आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया है और जो भी फाइनल टेम्परेचर है ना, फाइनल टेम्परेचर उसका वैल्यू आपको नहीं दिया है। ये बात कर रखी है कॉपर कैलोरीमीटर की, ये कॉपर कैलोरीमीटर की बात की है। अब भाई आप ही बताओ, कॉपर है कॉपर, चाहे कैलोरीमीटर हो, चाहे स्पीयर हो, चाहे बॉल हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं भाई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हीट कैपेसिटी का तो वैल्यू उतना ही रहेगा, 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो देखा क्या क्या आपने यहाँ पे, ये देखा कि पहले आपने मास 100 ग्राम लिया, इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू नहीं पता था, फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू 100 डिग्री दिया था, कॉपर स्पीयर के बारे में बोला था और हीट कैपेसिटी आपने लिया 0.1 ही दिया था क्वेश्चन में। फिर सेकंड केस में आपने मास 195 ग्राम लिया, उसमें आपको इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया था। ये वाटर के लिए है और वाटर के लिए हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस में आपने मास लिया 50 ग्राम, उसके लिए इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया था, फाइनल नहीं दिया था। कॉपर कैलोरीमीटर की बात हो रही थी, मतलब हीट कैपेसिटी 0.1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट केस में अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो आप लोगों ने वहाँ पे ये देखा कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी का मतलब ही क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा डी का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, M का वैल्यू कितना है 100, C का वैल्यू कितना दिया है 0.1 और फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया है भाई, फाइनल टेम्परेचर का आपको एक सेकेंड, फाइनल टेम्परेचर का आपको वैल्यू क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया है, तो उसको आप टी कंसिडर कर लो, समझ गए। तो इतना हुआ आपका फर्स्ट वाला, ये हुआ फर्स्ट Q का वैल्यू, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। तो M मतलब मास का वैल्यू निकाल लिया, C मतलब C का वैल्यू निकाल लिया और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी होता है, लिख दिया। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं, अब मैं इसको Q1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे भी वही रहेगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर यूज़ किया ना, वही फॉर्मूला अपन नीचे में भी यूज़ करने वाले हैं, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। इसको भी वैसे लिखेंगे, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी के जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी के जगह पे आप लोग लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपको मास का वैल्यू कितना दिया है 195 ग्राम, तो 195 आपने लिया, आपने मास के जगह पे 195 क्यों लिया क्योंकि मास का वैल्यू 195 दिया था। C मतलब कि हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना है 1, तो अब यहाँ पे 1 लेंगे। फाइनल टेम्परेचर का आपको वैल्यू नहीं दिया है तो आप उसको T से कंसिडर कर लो और इनिशियल टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2, समझ गए ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया था वही फॉर्मूला आपने इक्वेशन नंबर 2 में भी यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुटअप किया और फॉर्मूला निकाला। फिर अपन देख रहे हैं Q3, इसको आप Q2 ले लो, Q2, ठीक है, Q2। तो बेसिकली जो भी आपका Q2 है, ज़रा ध्यान देना, जो भी आपका Q2 है उसका भी वही फॉर्मूला रहेगा, M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मतलब ही M इंटू सी इंटू डेल्टा टी का मतलब ही क्या लिखेंगे आप लोग, फाइनल टेम्परेचर माइनस ही इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे मास का वैल्यू कितना है 50, तो आप लोग लिखेंगे 50 इंटू सी का वैल्यू आप लोग कितना लिखेंगे 0.1 और फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसको T लिखेंगे और यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 20। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 3 भी बन गया। अब आपको यही याद रखना है कि जितनी हीट लॉस होती है उतनी ही हीट क्या होती है, गेन होती है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जितनी हीट लॉस होंगी, हीट लॉस बाय दी कॉपर स्पीयर, कॉपर स्पीयर जितनी हीट लॉस करेगा उतनी ही हीट गेन करेगा बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर, वाटर हीट गेन करेगा और इसी के साथ साथ हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, इस तरीके से। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जितनी हीट आपके कॉपर का स्पीयर लॉस करेगा उतनी ही हीट आपका वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेगा। रीज़न यहाँ पे ये है कि जब आप कॉपर बॉल को किसी भी कैलोरीमीटर के अंदर में डालते हो तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कैलोरीमीटर भी होता है और इसी के साथ साथ
कैलोरीमीटर के ही साथ साथ वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका वाटर भी होता है। तो अगर सपोज ये आपका कॉपर स्फीयर है, तो अगर जितनी भी हीट ये लॉस करेगा उतनी ही हीट आपका ये कैलोरीमीटर और आपका वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए मैंने लिखा है हीट लॉस बाय कॉपर स्फीयर इज इक्वल टू द हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। मतलब ही Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ऐसा कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, आपके पास में Q का भी वैल्यू है, आपके पास में Q1 का भी वैल्यू है, और इसी के साथ साथ आपके पास में Q2 का भी वैल्यू है। Q1 और Q2 तीनों वैल्यू है। तो Q के नीचे आप लोग Q का वैल्यू रखेंगे, Q1 के नीचे Q1 का और Q2 के नीचे Q2 का वैल्यू रखेंगे। सभी का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना जाए। 195 इंटू, एक सेकेंड, पूरा वैल्यू लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या था, पहले 100 था, वेट फॉर वाइल। सबसे पहले आप लोगों ने 100 लिया, 100 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस टी। ठीक है, ये हुआ आपका पहला वाला केस। पहला केस यही था, देखो 100 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस टी। चलिए अब सेकेंड केस को लिखेंगे। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है आपका 195 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 प्लस Q2 में आप लोग क्या लिखेंगे, 50 इंटू 0.1 इंटू टी माइनस 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको हर जगह पे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक कॉमन वेरिएबल टी दिख रहा है। यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में आपको टी का वैल्यू मिल जाता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लास्ट में टी का वैल्यू मिलेगा। समझ गए। तो इसको सॉल्व करना अगर आपको नहीं जमता है तो मैं आपको सॉल्व भी करके दे देती हूँ, तो आपका पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व भी करना देता है कि अगर आपको नहीं जमेगा तो। लेकिन देखो बेसिकली कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर आप करेंगे तभी ही आपको समझेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू वांट तो बेसिकली मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो चलो अपन लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 100.1 इंटू 100 माइनस टी इक्वल्स टू 195 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 प्लस 5 प्लस 50 इंटू 0.1 इंटू टी माइनस 20। चलो कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व। देख लो ना, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको पूरा पढ़ा देती हूँ। जब आप 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 10 आ जाता है। समझ गए ना, क्योंकि 100 इंटू 0.1 मतलब ही 10 होता है। ब्रैकेट में क्या है, 100 माइनस टी, ठीक है, इक्वल्स टू 195 को अगर 1 नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 195 ही रहेगा। तो 195 को एज इट इज लिखा, इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे टी माइनस 20 प्लस जब आप 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपका बनेगा 5, तो 5 इंटू टी माइनस 20। अब आगे देखते हैं। फिर आगे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी 10 से आप इस t को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये 10t बन जाएगा। समझ गए। मतलब मैंने इस 10 को पहले तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 बन गया, फिर मैंने ही इस t को t से मल्टीप्लाई किया 10 को, तो 10t बन गया इक्वल्स टू। आगे देखते हैं, इस 195 को भी अपन सबसे पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो एक और लिखने का तरीका क्या है, ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी t माइनस 20 है, यहाँ पे भी t माइनस 20 है, दोनों ही तरफ t माइनस 20 कैसा है, कॉमन है। तो आप लोग t माइनस 20 को बाहर कॉमन में भी तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई, क्योंकि t माइनस 20 कॉमन है। आगे देखते हैं,
अंदर में क्या आएगा 195 प्लस 5, 195 प्लस 5, क्योंकि दोनों में ही t माइनस 20 कॉमन था तो उसको बाहर ले लिया। सॉल्व करते हैं, t माइनस 20, 195 प्लस 5 कितना होता है 200, और यहाँ पे क्या है 1000 माइनस 10t, और यहाँ पे 200 माइनस इंटू ब्रैकेट t इंटू 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 200 इंटू टी मतलब 200t, माइनस 2 2 जार कितना होता है 4, और कितने ज़ीरो है 3 ज़ीरो। तो इस तरीके से आपने लिख लिया 1000 माइनस 10t। अब देखो आगे आप लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 4000 है, तो जब आप इस 1000 के पास में माइनस वाले 4000 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस 4000 क्या बन जाएगा, माइनस 4000 आपका प्लस 4000 बन जाएगा। समझ गए ना। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया है 200t, तो 200t को मैंने एज इट इज लिखा। जब ये माइनस टी इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस 10t बन जाएगा। समझ गए। तो 1000 प्लस 4000 5000 होता है, इक्वल्स टू 200 प्लस 10 210 होता है। तो अगर आपको t का वैल्यू निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 5000 अपॉन 210। तो इससे आपको t का वैल्यू मिलता है 23.8 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से यहाँ पे ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत मस्त न्यूमेरिकल था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।